एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी तैयारी जीत की शुरू हो चुकी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पेपर 1 के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन हमने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम डिटेल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। और ऐसे ही हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं मंडे टू थर्सडे 11 AM, उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज वो क्लासेस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है। तो चैट बॉक्स में लाइव सेशन चलता है। चैट बॉक्स में जब आप उसके लिए आंसर्स करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितना ज्यादा फास्टली रीड करके आंसर्स कर पा रहे हो। तो वो इसलिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उनको जरूर मिस मत कीजिएगा और सारी की सारी क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन द टेलीग्राम गाइस, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाए। एग्जाम अब दूर नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आप कर पाए हो इन कुछ क्वेश्चंस में से। ना जैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 11। इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो आप लोगों को क्लास 3 में मिल जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो यूजीसी जो है वो करवाता है। ठीक है, तो यूजीसी का कौन कौन से फंक्शन कराता है? रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेंटेनेंस द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, गिविंग द ग्रांट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, या फिर मेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें से कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो यूजीसी का खुद करवाता है? तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्लीज यूज अ काइंड ऑफ मैथड जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन इस एलिमिनेशन मेथड का या फिर आप सिलेक्टिव मेथड का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को इसका एक एग्जांपल भी बताती हूँ। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। सिलेक्टिव मेथड जो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, जो आना ही आना चाहिए, उसको डिनोट करता है। और एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर वो मेथड होती है जिसमें आपको पता है कि कोई एक सेंटेंस ऐसा है जो कि इसमें आ ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर यानी कि वीसी का अपॉइंटमेंट यूजीसी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसमें आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके चलते अगर देखा जाए तो थर्ड स्टेटमेंट कहाँ कहाँ दिख रहा है? थर्ड स्टेटमेंट यहाँ भी है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ भी है, और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ भी है। तो अगर आप देखोगे कि ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये आंसर हो सकता है, अब बचा सिर्फ एक अकेला थर्ड। तो आई थिंक दिस इज द ओनली आंसर। सो लेट अस सी द आंसर। यस, 3 इज द राइट वन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता प्रदान करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, और यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट, ठीक है ना, तो ये क्या करता है आपका ग्रांट टू द इंस्टीट्यूशंस। ये यहाँ पर संस्थाओं को अनुदान देता है, ग्रांट देता है। तो इसलिए ये इसका सही आंसर जो है वो दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। द नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे हम कहते हैं एनकेसी, फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा। नेशनल नॉलेज कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? किस साल ये एस्टैब्लिश की गई थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1998, 2007, 2000 या 2005? तो ये कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिनको आप अपने वो जो नोट्स जहां पर आपने हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं ना, वहीं पर मेंशन कर लीजिएगा, जिसमें आप लिख लीजिएगा एनकेसी फुल फॉर्म नेशनल नॉलेज कमीशन, और एस्टैब्लिश ईयर जो भी है वो उसके सामने लिख लीजिएगा। तो लेट अस सी क्या है इसका राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज 4 गाइस, 4 इज द राइट वन। क्या है? 4, 2005। 2005 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन। ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन आखिर होता क्या है? तो नेशनल नॉलेज कमीशन वाज द इंडियन थिंक टैंक। अभी एक और आप लोगों को मिल चुका है कि इसे भारतीय थिंक टैंक भी बोला जाता है। क्या है ये? भारतीय थिंक टैंक, यानी कि इंडिया थिंक टैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। चार्ज विद कंसिडरिंग पॉसिबल पॉलिसीज दैट माइट शार्पन द इंडियंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द नॉलेज इनिशिएटिव सर्विस सेक्टर। ये इसका जो बेसिक मोटो है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं वो यहाँ पर अपने नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, वहां मिलकर वो कुछ डिसीजन लेते हैं, वो यहाँ पर इसको मेनली बताया गया है। ये 13 जून 2005 में प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसे स्टैब्लिश या इसे कंस्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, इसका जो सबसे पहले इसका गठन जो है वो इनके द्वारा किया गया था।
और ये जो इन पर्टिकुलर द कमीशन वाज द एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टू पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म नीडेड टू मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव इन द नॉलेज इकोनॉमी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि इंडिया को नॉलेज इकोनॉमी में और बेहतर बनाना है, जिससे कि रिसर्च में, एजुकेशन में, हर जगह पर इंडिया जो है वो टॉप पर जाए। उस पर्सपेक्टिव से नॉलेज थिंक टैंक यानी कि आपका नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन जो है वो किया गया था 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च इन 2013? 2013 में क्या लॉन्च किया गया था? with the purpose to provide the strategic funding to eligible state higher education institution। योग्य राज्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से 2013 में निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया गया है? ठीक है, क्या समझ में आया? हिंदी बहुत टिपिकल हो गई, राइट? कोई बात नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्च? 2013 में क्या लॉन्च किया गया था जिसका पर्पस था स्ट्रैटेजिक फंडिंग? किसके लिए? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। किसे लाया गया बताइए? हायर एजुकेशन के लिए किसे लाया गया है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या फिर सर्व शिक्षा अभियान? अब अगर देखा जाए यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए बोला गया है तो दिस इज द कीवर्ड। आप इस कीवर्ड को पकड़कर अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अपने आप में ही गलत हो जाएंगे इसमें, कि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज 3 गाइस, 3 इज द राइट वन। दिस इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये उच्चतर जो है इसी से आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान तो स्कूल्स के लिए किया गया है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे हम रूसा के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जो 2013 में आई थी, जो एक स्ट्रेटेजिक फंड प्रोवाइड करती है स्टेट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये एक फंडिंग प्रोवाइड करती है। क्या? रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और जैसे यहाँ जो वर्ड दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान, जैसे हम ऐसे कहते हैं, ये एक इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यूनिवर्सलाइजेशन करना प्राइमरी एजुकेशन को, मतलब प्राइमरी एजुकेशन स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसके लिए इसको यहाँ पर लाया गया था, है ना। तो वहां पर इसको बताया गया है जिसमें चिल्ड्रंस की एज जो है वो 6 to 14 फंडामेंटल राइट्स की है कि यहाँ पर एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होनी ही चाहिए। 6 to 14 तक के बच्चों को एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए, उस उद्देश्य से इसको लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेटअप? ये तो सभी को पता होगा, बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई बार मैचिंग के फॉर्म में इसको पूछ लिया जाता है, तो कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से DS कोठारी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेटअप इन, किस ईयर में उसे लाया गया था? चलिए लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज 4 गाइस, 1964 में इसे लाया गया था। काइंडली मेंशन इट, इसको याद कर लीजिएगा। 1964 में आपका एजुकेशन कमीशन जो है वो आया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC वॉज फॉर्मली inaugurated on 28th December 1953 by the whom among the following? Simple, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इनॉग्रेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1953 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ है ये आपको बताना है। श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर डॉक्टर SR राधाकृष्णन? किसने यहाँ पर इनोग्रेट किया था UGC कमीशन को? तो लेट अस सी, द राइट आंसर इज A गाइस, A इज द राइट वन। शाह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को फॉर्मली इनोग्रेटेड किया था 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, The University Grant Commission has a scheme for human right and the value in education. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक स्कीम चलाई है, वो स्कीम किसके लिए है?
ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू इन एजुकेशन। एजुकेशन की क्या वैल्यू होती है, मतलब शिक्षा में मानव अधिकार और मूल्य के लिए इन्होंने कराया है। अंडर दिस स्कीम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, दे आर आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो गलत है उस स्टेटमेंट के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग, है ना। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एजुकेशन के ऊपर क्या क्या इन्होंने बताया है, उसमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। टू इनकरेज द रिसर्च एक्टिविटी, अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। To sensitize the citizen to the norms and value of human rights and realize, नागरिक को संवेदनशील बनाना ताकि मानव अधिकारों के मानदंडों और मूल्यों को महसूस किया जा सके। टू एस्टैब्लिश द वैल्यू एंड वेलनेस कंटेंट इन स्कूल, या फिर टू डेवलप द इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब सोचकर देखिए, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एजुकेशन की बात की जा रही है, मतलब वैल्यू एजुकेशन की बात की जा रही है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको डिनोट नहीं करता है। सो द राइट आंसर इज 3 गाइस, 3 इज द राइट वन। टू एस्टैब्लिश द वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल, है ना, टू एस्टैब्लिश, क्योंकि यहां पर हमसे बोला गया है ह्यूमन राइट और ड्यूटी एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। तो ह्यूमन राइट्स और ड्यूटी एजुकेशन में वैल्यू और वेलनेस सेंटर स्कूल्स के अंदर कभी भी एस्टैब्लिश नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग। कुछ रीजनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तर्क की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज नॉट द डिडक्टिव रीजनिंग। आपको यहाँ पर ये बताना है कौन यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट नहीं है। एक वीडियो मैंने बनाई है डिडक्टिव और इंडक्टिव के ऊपर, वो वीडियो जरूर देखिए। जैसे यहाँ पर रीजनिंग है, वहीं पर आप लोगों का रिसर्च में भी ये टॉपिक आपका आता ही आता है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव के पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो अगर आपको पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर पाएंगे। सो नॉट द डिडक्टिव रीजनिंग, कौन है जो डिडक्टिव रीजनिंग में नहीं आता है ना। तो कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर कंक्लूजन जो होगा वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर होगा। या फिर कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस के थ्रू वो सपोर्टेड होगा। कंक्लूजन मस्ट बी फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइसिस, और प्रेमाइसिस इज नेसेसरली फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस के अनुसरण करेगा। या द आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड, जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड और इनवैलिड हो सकता है। तो इसमें से क्या है जो सही होगा। सो लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर, जो कि नॉट डिडक्टिव रीजनिंग को नहीं डिनोट करता है। तो दिस वन गाइस, द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये इसमें सही नहीं है। डिडक्टिव रीजनिंग में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर सेल्फ यहाँ पर ऑलरेडी गिवन जो चीजें होती हैं उसी को हम प्रूफ करते हैं, है ना। यहाँ पर जो ऑलरेडी गिवन चीजें होती हैं उसको हम प्रूफ करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इंडक्टिव का पार्ट होता है ना। ये किसका होता है, इंडक्टिव का पार्ट होता है। तो ये चीज इसमें नहीं आ सकती है। सो द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग नॉट द डिडक्टिव, सॉरी, इट इज द पार्ट ऑफ इंडक्शन नॉट द डिडक्शन। तो डिडक्टिव रीजनिंग का ये पार्ट नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर कंक्लूजन को निकालना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी और मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जनरलाइजेशन। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट है। रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट का मतलब कि जो रिसर्च डिजाइन को बनाने में मदद करते हैं। जरा इसमें भी आप सिलेक्टिव और एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करके देखिए, कंपैरिजन, आपका तुलना, जैसे ये पहला जो है वो तुलना, निरंतर, प्रतिक्रियाशीलता, हेरफेर, गैर प्रतिनिधित्व, सामान्यीकरण, क्या चीजें हैं जो रिसर्च डिजाइन का कंपोनेंट हो सकते हैं, सोच के देखिए। चलिए, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। So the right answer is 4 guys, 4 is the right one. इसका सही आंसर है 4, ठीक है। रिसर्च डिजाइन जो होती है वो कैसी होती है आपकी, कंपैरिजन होता है। रिसर्च डिजाइन जो होती है कंपैरिजन के बेसिस पर बनती है, कंट्रोल के बेसिस पर बनेगी, मैनिपुलेशन हो सकता है वो, और साथ ही साथ जनरलाइजेशन भी होता है।
नॉन रिप्रेजेंटेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा तो ये नहीं आ सकता है। तो डी जो ई जो है वो जिसमें भी होगा वो यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं कहलाएगा। तो जैसा आप देख रहे हो कि ई जो है वो आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो डी को एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसी तरह के और भी सेशन आप लोगों के लिए चल रहे हैं। तो हमारी मंडे टू थर्सडे जो है वो क्लास लगती है 11 AM, लाइव क्लास लग रही है जो आप लोगों के लिए स्पेशली पेपर 1 की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें डिटेल एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जा रही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ में शेयरिंग कीजिए। शेयरिंग बहुत जरूरी है बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो। ऑल द बेस्ट।